हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ राजेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न समथिंग। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ है एक जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी से। ठीक है, ये हर चैप्टर का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बच्चों। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक्स हम चलेंगे। ओके, चलिए। एनसीईआरटी क्लास 6 बुक का नाम है आवर पास्ट पार्ट 1। ये आपकी बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री है पूरी की पूरी। ठीक है, तो हम एंशियंट हिस्ट्री पर पढ़ना चालू करेंगे। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है आपका व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे, कब। तो हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब कब हुआ, ये बेसिकली हमें पूरा का पूरा ये चैप्टर बताएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, ये आपका पहला टॉपिक है। इससे पहले राशिदास क्वेश्चन भी है बट मैं उन पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि उसमें कोई डिफिकल्टी है बच्चों तो मुझे बताइएगा, मैं उन चीज़ों को भी पकड़ लूंगा। लेकिन वो सिंपल एक सामान्य कम्युनिकेशन की चीज़ें दी हुई हैं कि हाँ, राशिदा कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसने अचानक से पढ़ा कि 100 साल पहले क्या हुआ, तो उसे अचंभा हुआ कि 100 साल पहले का हमें कैसे पता। तो ये सब आपको भी दिमाग में आता होगा, जो आप डे टू डे लाइफ में देखते रहते हो ना बच्चों। तो उसमें आपको भी समझ में आता होगा कि हाँ, ये घटना कैसे घट गई, ये चीज़ कैसे हुई। तो ये क्यूरियस होना इट्स गुड। ठीक है, तो पहला है हमारा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पहले लोग क्या क्या खाया करते थे, मतलब उनका खान पान कैसा हुआ करता था। ठीक है, वो किस तरह के कपड़े पहना करते थे, उनकी क्लोथिंग कैसी हुआ करती थी, वो किस तरह के घरों में रहा करते थे। कच्चे मकान हुआ करते थे, पक्के मकान हुआ करते थे। जो बच्चे थे वो किस तरह का खेल खेला करते थे, है ना। उन लोगों की जीवन यापन कैसा होता था, उन बच्चों के पास क्या क्या खिलौने हुआ करते थे, खिलौने होते थे तो किस मटेरियल के हुआ करते थे, है ना। अब उनके पास पबजी तो नहीं रहता होगा कि मोबाइल में पबजी चलाते होंगे। ठीक है, उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। ठीक है, कुल मिला के वहाँ पे पोएम्स भी वो लिखा करते थे, उनका लिटरेचर भी था, उनका कल्चर कैसा हुआ करता था। ये सब चीज़ें हमें जानी है। ये हमें इतिहास पूरा का पूरा बताता है। वेयर डिड पीपल लिव, तो पुराने शुरुआती दिनों में लोग कहाँ रहा करते थे। तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर हमारी सभ्यताएं कहाँ पर अपना डेवलप हुई हैं, वो हुई हैं बैंक ऑफ द रिवर्स, नदियों के किनारे। क्यों हुई है भाई, ऐसा ही क्योंकि नदियों के किनारों पर ही विकसित हुई है बच्चों। तो उसका एक मुख्य कारण है पानी। अब जैसे आज के समय में भी आप सोचिए, अगर आपको पानी ना मिले पूरे दिन तो आप रह पाएंगे, आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, नहीं कर पाएंगे। तो आज के समय में तो आपके पास बोरिंग है, समरसेबल्स हैं, पानी की फिटिंग भी रहती है, नगर निगम आपको प्रोवाइड करा देती है कई बार। लेकिन उस समय पे तो कोई सुविधा थी नहीं पानी की। तो क्या करते थे लोग, अब जब पानी को अपने पास नहीं ला सकते तो बेटर है कि हम पानी के सहारे या पानी के किनारे पे ही बस जाएं, जहाँ पे हमें पानी आराम से मिल जाए। तो इस कारण से वो पानी के आसपास या नदियों के आसपास रहा करते थे, पहली चीज़। अब आप देखेंगे तो आपको मैं अगले मैप में वो दिखाता हूँ, नर्मदा रिवर। तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि शुरुआती लोग उधर रहा करते थे। तो जो नर्मदा रिवर का किनारा था ना, वहाँ पर लोग बसे, वहाँ पर चालू हुए। अब जो लोग बसे वो शुरुआती में क्या करते थे, वो गैदरर्स के तौर पे भी काम करते थे, हंटर्स के तौर पे भी काम करते थे। जितने भी शुरुआती लोग हैं उनको हम गैदरर्स और हंटर्स के तौर पे जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि उनमें से जो कुछ लोग स्किल्ड थे, स्किल्ड मतलब जिनकी कुछ महारतें थी, जिनको कुछ जिनके पास कुछ स्पेशलाइजेशन थी किसी काम में। तो उनमें से क्या हुआ कि कुछ तो गैदरर्स हो गए। ये लोग क्या, कौन लोग थे जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, गैदर माने इकट्ठा करना। तो गैदरर्स कौन लोग होते थे? ये लोग वो हुआ करते थे बच्चों जिनको पेड़ पौधों की अच्छी जानकारी हुआ करती थी। गैदरर्स हैड ए वास्ट नॉलेज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और ये क्या किया करते थे, ये जड़ों को कलेक्ट किया करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट किया करते थे, और जो बाकी जो सामान मिलता है उसको कलेक्ट किया करते थे। दूसरे लोग मैंने आपको बताए हंटर्स। हंटर्स कौन होते थे? हंटर्स का सीधा मतलब हो गया कि जो शिकार करे। ठीक है, एक गैदरर हो गया, एक हंटर हो गया। हंटर का मतलब फिर शिकार करे। तो अब हंटर शिकार क्यों किया करते थे? भाई शिकार करने में भी आपको स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आप पता चला शेर का शिकार करने गए हैं और आपके पास स्किल्स नहीं है तो शेर तो आपको मार के खा जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स आपको लेने पड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे उसका शिकार कर सकते हो। तो ये जो दोनों हुआ करते थे देवर स्किल्ड लोग, स्किल्ड पीपल। ठीक है, अभी शिकार क्यों क्या करते थे? शिकारी इसलिए किया करते थे क्योंकि उस समय में अनाज उगाना इन्हें नहीं आता था। तो ये क्या किया करते थे, शिकार करके अपना पेट भरते थे। हु यूज टू हंट एनिमल्स फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए उसको इस्तेमाल किया करते थे ये। ठीक है, लगभग 8,000 साल पहले सबसे पहली बार वीट और बार्ले उगाया गया। बार्ले माने बच्चों जौ। वीट माने आपको पता ही होगा, गेहूं, गेहूं की रोटियां खाते हैं ना आप लोग।
ठीक है। तो ये उगाया गया, कहाँ पर उगाया गया था? ये उगाया गया था नियर सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ये कहाँ पर है बच्चों? ये आपकी पड़ती है नॉर्थ वेस्ट एरिया में, मतलब पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, उसमें पड़ती हैं ये बच्चों। तो हमारी खेती बाड़ी कितनी पुरानी है? 8,000 साल पहले हमने ये उगाना चालू किया था, आप समझिए, है ना, जब से हम लोग आ रहे हैं। और साथ में कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने जो एनिमल्स हैं लाइक शीप हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, और जो अन्य मवेशी हैं, उनको चराना चालू किया। तो उन्होंने क्या किया, उनको चराना चालू किया। अब आप ये समझिए कि जब उन्होंने अनाज उगाना चालू किया, तो अब अनाज एक दिन में तो उगता नहीं है। अनाज को उगने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसको आपको देखना भी पड़ेगा, उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा, उसमें पानी भी देना पड़ेगा। ऐसी जब आप भेड़ बकरियां रख रहे हैं तो उनका भी आपको बचाव करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने भेड़ बकरी रख तो ली लेकिन जंगली जानवरों से आपने बचाया नहीं, तो जंगली जानवर आके उसको खा जाएगा मार के। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक जगह पे रहना चालू किया। अब जब एक जगह पे कई लोग रहना चालू करते हैं एक साथ, तो फिर वो एक गांव की शक्ल ले लेता है, गांव का आकार ले लेता है। तो क्या हुआ, दे स्टार्टेड टू लिव इन विलेजेस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से गांव का डेवलपमेंट चालू हुआ। वहां पर जो भी सभ्यताएं थी, फिर गांव, गांव से फिर शहर बनेंगे, इस तरह से फिर वहां पे ट्रेडिंग चालू होगी। तो कैसे विकास हुआ, धीरे धीरे इस तरह से उनका विकसित वहां पे वो होना चालू हुआ। ये देखिए बच्चे, ये है आपकी सुलेमान हिल्स जो मैं अभी आपको बता रहा था, और ये है आपकी किरथार हिल्स। तो यहाँ पर लगभग 8,000 साल पहले आपके गेहूं और जौ पहली बार उगाए गए थे, है ना बच्चा। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान वाला। अब आप ये याद रखिए कि देखिए, आज तो ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, इसके ऊपर ये वाला अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है, और भी ये सारे के सारे सब बढ़ चुके हैं। लेकिन उस समय में तो ऐसी कोई बाउंड्रीज थी नहीं इंटरनेशनल। तो उस समय क्या होता था, ये पूरा का पूरा एक सब कॉन्टिनेंट था, जिसे हम बोलते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या बोलते थे बच्चों? इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, देखो ये सब कॉन्टिनेंट की स्पेलिंग लिखी हुई है। ठीक है बच्चों। अब साथ में जो ईस्ट का हिस्सा है आपका, जो पूर्व का, यहाँ पर एक गैरो हिल्स है आपकी, ये देखिए, एक गैरो हिल्स है ना। तो यहाँ पर भी आपकी खेती बाड़ी हुआ करती थी। सेंट्रल में अगर हम आ जाएं तो विंध्यास की जो हिल है, विंध्यास की हिल। और कहा जाता है कि जो विंध्यास का ये ऊपर वाला जो ये जो बेल्ट है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पहले धान उगाया गया था। राइस सबसे पहले कहाँ उगाया गया था बच्चों? विंध्यास के ऊपर वाला। तो आपको कौन कौन सी टर्म्स आप याद रखनी है? एक तो विंध्यास हो गई सेंट्रल में, एक आपकी ईस्ट में हो गई गैरो हिल्स, एक आपकी नॉर्थ वेस्ट में हो गई सुलेमान और किरथार हिल्स। आज से लगभग 4700 साल पहले, मतलब 4700 साल पहले, जो हमारी शुरुआती शहर थे, उनका विकास होना चालू हुआ था। और वो कहाँ पर हुआ था बच्चों? इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के सहारे में, उसके किनारे पे, सॉरी। तो ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब होता है बच्चों? ट्रिब्यूटरीज का मतलब हो गया सहायक नदियाँ। अब सहायक नदियाँ क्या चीज़ होती हैं, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई मेन रिवर है, ठीक है, ये सपोज कीजिए आप इंडस रिवर है। अब ये इसमें एक छोटी नदी आके मिल जाती है, ठीक है, सपोज करो झेलम मिल जाती है। तो ये झेलम क्या हुई, ये इस झेलम इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है ये इसकी। जो भी सहायक नदियां होती हैं, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, जो मुख्य नदी में, मुख्य धारा में मिल जाती हैं, उन छोटी नदियों को हमेशा ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, सहायक नदियां। ठीक है बच्चों। तो पहली हमारी सभ्यता कौन सी है बच्चों? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत पुरानी है। अब इसका नाम इंडस वैली क्यों पड़ा? क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे पे बसी हुई थी। अब और ये कब हुई थी बच्चों? 4700 साल पहले। मतलब आप अंदाजा लगाइए, 4700 साल पहले है ये। उसके बाद जो अगली सभ्यता हमें मालूम पड़ती है, वो हुई हमारी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पे। और ये हुई है लगभग 2500 साल पहले बच्चों। कब हुई है? 2500 साल पहले। अब आप एक चीज़ और समझिए। अब जो गंगा नदी है, जैसे मैं आपको ये गंगा नदी इस मैप में दिखाता हूँ। गंगा नदी कहाँ पर है बच्चों? ये रही हमारी गंगा नदी, है ना, आपको दिख रहा होगा शायद, ये है। और इस गंगा नदी के जो नीचे सहायक नदियाँ, ये सॉरी, ये जो एरिया है पूरा ये वाला, इसके साउथ में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मगध। ये मगध बहुत पावरफुल किंगडम थी, बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम थी बच्चों ये उस टाइम पे। और कहते हैं इसको बहुत बड़े बड़े रूलर्स ने रूल किया है। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे ना, आगे चल के हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, चाणक्य पढ़ेंगे, तब आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे एक बड़े इसके रूलर थे धनानंद। ठीक है, तो वो भी थे और भी हैं। अब पहले क्या होता था, पहले बहुत छोटे छोटे जगह पे लोग रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का विकास हुआ, उन्होंने अपनी अपनी आर्मीज बनाई, अपनी अपनी फौजें बनाई, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के लैंड को कॉन्कर करना चालू किया। कॉन्कर मतलब उनको विजय करना चालू किया, उनको जीतना चालू किया। तो फिर वो छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े राज्य बनते गए। जैसे बाद में 16 महाजनपद भी आएंगे, है ना बच्चों, लेकिन अभी हम उनको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, क्या है ये? मगध। ध्यान रखिएगा, है ना बच्चों, क्या है ये? कहाँ गया? मगध, ये रहा।
अभी ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। अगर आज की आप वर्तमान हिंदुस्तान की बात करेंगे तो ये पड़ेगा बिहार वाले क्षेत्र में। ठीक है बच्चों। जो लोग हुआ करते थे वो जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे रेगुलर ट्रैवल किया करते थे अपनी आजीविका की खोज में। ठीक है। और कई बार तो नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे बचने के लिए जो हमारी नेचुरल डिज़ास्टर्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, है ना। तो अब अगर एक ही जगह पे रुके रहेंगे तो फ्लड आएगा तो डूब जाएंगे, या फिर अगर सूखा पड़ गया तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी तो उससे उनकी मृत्यु हो सकती है ना। सपोज कीजिए जैसे इंडस के किनारे पे रह रहे हैं लोग बाग, अब मान लीजिए उसमें बाढ़ आ जाती है तो उस समय तो वो डूब जाएंगे, वो पूरा का पूरा जितना भी आसपास का इलाका वो सारा का सारा जलमग्न हो जाएगा फिर, है ना। तो इस वजह से वो लोग रेगुलर मूव किया करते थे। अब जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं और हिमालयास थे, रेगिस्तान थे, नदियाँ थीं, इनकी वजह से क्या होता था कि जो यात्रा है वो बहुत कठिन हो जाया करती थी। लेकिन कठिन तो हुआ करती थी, लेकिन अब क्या करें, उनको चलना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, वो रुक नहीं सकते हैं। तो कठिन हुआ करती थी, बट ऐसा नहीं होता था कि वो नामुमकिन हो जाती थी, है ना बेटा। क्या होता था? मेड ऑल दीज थिंग्स मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स, मतलब कभी कभी मुश्किलात पैदा करा करती थी, लेकिन बट नेवर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। ठीक है। कुछ लोग जो वो थे जो आर्मीज वगैरह में रहते थे, वो आर्मीज के तौर पे मार्च किया करते थे ताकि कॉन्करिंग अदर लैंड्स, अभी मैंने बताया था ना, जैसे मगध वाला बताया था मैंने कि छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने फिर दूसरे राज्यों पे हमला करना चालू किया। तो कैसे हमला करते थे? आर्मीज थे, और आर्मीज एक साथ मार्च करती हैं। ठीक है ना बच्चों। और जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी वगैरह लोग थे, वो ट्रेवल करते थे कारवाज में। ठीक है। तो कारवां क्या होता है बेटा? एक समूह होता है। जैसे मान लो अगर मान लो 100 व्यापारी एक साथ जा रहे हैं तो वो एक कारवां बन जाता है। ठीक है। बड़े बड़े शिप्स हुआ करते थे जिन पे वो अपना सामान रखते थे, वैल्यूबल गुड्स रखते थे अपना, है ना बच्चा। तो वो क्या करते थे? वो सामान को बेचने के लिए जाया करते थे। सपोज कीजिए कि अगर कोई अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आ रहा है या ग्रीक साइड से आ रहा है, तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके चीज़ों को बेचना चाहता है ना। तो हमारे यहाँ के ट्रेड हुआ करता था, हमारे यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। और इसके अलावा क्यों ट्रैवल किया करते थे? जो हमारे रिलीजियस टीचर्स थे, रिलीजियस टीचर मतलब बेटा धर्मगुरु, हमारे जो धर्मगुरु हुआ करते थे, वो एक गांव से गांव, शहर से शहर घूमा करते थे। क्यों घूमा करते थे? ये अपने जो धर्म है उसका प्रचार किया करते थे। या फिर ये कहीं पे अगर रुका करते थे तो कब रुका करते थे? कि यहाँ पे किसी को उपदेश देना हो, कोई समझाइश देनी हो, अपने धर्म का प्रचार या प्रसार करना हो, तो ये रुका करते थे। इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो सिर्फ एडवेंचर के तौर पे घूमा करते थे, जिनको नई नई जगह खोजना बहुत पसंद था, है ना। एज ए पार्ट ऑफ एडवेंचर टू एक्सप्लोर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस, इनको नई नई जगह खोजना बहुत अच्छा लगता था। नई नई जगह हो गई, नए नए पहाड़ हो गए, नई नई नदियाँ हो गई। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी जिसकी वजह से लोग मूव किया करते थे बच्चों। इन सब की वजह से क्या हुआ? अब सपोज कीजिए कि जैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बाहर का कल्चर है, वहाँ के आइडियाज़ हमारे पास आएंगे, हमारे आइडियाज़ वहाँ जाएंगे। तो इससे क्या होता है? आइडियाज़ की शेयरिंग होती है बच्चों। क्या होती है? आइडियाज़ की शेयरिंग होती है। तो क्या होता है कि जो उनकी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हम उनको अपना सकते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से उन चीज़ों को वहाँ ले जाएंगे, कल्चर हमारा और ब्रॉड होता जाएगा, है ना बच्चों। और जो हमारे हिल्स थे, माउंटेन थे, और जो हमारे समुद्र हैं, वो क्या करते थे? वो इस पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसको एक नेचुरल फ्रंटियर दिया करते थे। नेचुरल फ्रंटियर मतलब एक प्राकृतिक सीमा हो गई, है ना। वैसी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं कि कटीले तारों वाली बाउंड्री कर दी, नहीं। लेकिन ये एक नेचुरल फ्रंटायर था बेटा। फ्रंटायर मतलब एक प्राकृतिक सीमा थी जो इस सब कॉन्टिनेंट को दी गई थी। अब क्या होता था कि कभी कभी इन फ्रंटायर्स को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, है ना। हर आदमी नहीं क्रॉस कर सकता था। अब जिसको करना था सिर्फ वही लोग क्रॉस कर पाते थे। सब लोगों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, है ना। कई बार तो पता चला बहुत लोग अपने कारवां लेके निकले और बीच में कई लोगों की मृत्यु हो गई, वो पहुंच ही नहीं पाए, पार ही नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी वहाँ पर। अब जो पीपल जो उधर से लोग आया करते थे, मतलब हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पीछे वाला जो क्षेत्र है वहाँ से अगर कुछ लोग आया करते थे, तो काफ़ी लोग इस फ्रंटायर मतलब सीमा को पार करके भी हमारे देश में आके बस गए हैं। अब इससे क्या होता था? इस मूवमेंट से हमें ये फ़ायदा होता था कि जो हमारा कल्चर है वो और ग्रो करने लगा था। ग्रो मतलब और विकास होने लगा था कल्चर का। भाई जैसे अब सपोज कीजिए, अब आपको कोई 4 टीचर पढ़ाते हो, तो चारों टीचर्स की आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती होंगी,
कुछ उनका वो कुछ अलग से बताते होंगे, कुछ उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता होगा। तो आप क्या करोगे, आप सबकी कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर लोगे। आपका कोई फ्रेंड है, उसकी आपको कोई आदत अच्छी लगती होगी, आप उसकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लोगे। तो ऐसे क्या करते थे हम लोग कि आइडिया जब शेयर होते थे और जो कल्चर शेयर होने लगा, जब शेयरिंग होने लगी आइडियाज़ की, तो हमारा जो कल्चर है वो और ज़्यादा एनरिच होने लगा। क्या होने लगा बच्चों? एनरिच आवर कल्चर ट्रेडिशंस, है ना। हमारी जो कल्चर था, हमारी जो प्रथाएं थी, उन वो और ज़्यादा एनरिच होने लगी। ठीक है बच्चों। अब इससे क्या होता था, जैसे जो उनके नए नए तरीके थे, जैसे जो इन्होंने हमारे साथ जो जो भी लोग वहाँ से आया करते थे, उन्होंने हमारे साथ नए तरीके शेयर किए, जिसमें कार्विंग स्टोन था, नक्काशी करना पत्थरों पे, है ना। नए तरीके से नक्काशी करना, भाई पहले हम किया ही करते थे, जैसे भी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नया तरीके से बताया होगा कि हाँ भाई छैनी लेके और अच्छे अच्छे तरीके से आप इन पे नक्काशियाँ कर सकते हो। नए तरह का संगीत बनाया जा सकता है, कंपोजिंग म्यूजिक, है ना। और नए तरह का खाना भी बनाया जा सकता है, इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। अब ये रातों रात तो नहीं हुआ था, इसमें 100 सालों का समय लगा है, मतलब पता नहीं कितनी कितने 100 साल लगे हैं इसमें, है ना बच्चों। तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ का हमेशा यही फायदा होता है कि आप उनकी पॉजिटिव चीज़ को अपना सकते हो, है ना बच्चों। अब आप ये देखिए, देखिए इस मैप को आपको देख के समझ में आएगा कि नेचुरल फ्रंटियर क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये किरथार हिल हो गई, है ना बच्चों। तो ये एक पहाड़ी है जो आपको दिक्कत देगी, या मतलब आसानी से पार नहीं कर सकते। ये एक सुलेमान हिल हो गई आपकी। ये आपकी पूरा बच्चा हिमालय हो गया, है ना। ये मैं आपको इतना सा दिखा रहा हूँ, बल्कि ये हिमालय यहाँ से लेके और लगभग लगभग यहाँ तक जाता है ये, है ना बच्चों। ये पूरा वाला क्षेत्र ये हिमालय तक के जाता है। तो ये हो गया। इधर ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गई, है ना बेटा। बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ से भी आना मुश्किल है। ये आपकी अरेबियन सी हो गई, तो यहाँ से भी आना मुश्किल है। तो क्या हुआ, ये हमारा जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये चारों तरफ से प्राकृतिक मतलब हमारी तरफ प्राकृतिक सिपाही खड़े हैं हमारे, जो चारों तरफ से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये इसकी खूबी है या खासियत है, हम कह सकते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, जो हमारा देश है या हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था, तो उसका नाम कैसे पड़ा। सब कॉन्टिनेंट के तो नहीं, देश का नाम, जो इंडिया पड़ा, भारत पड़ा, वो किस तरह से पड़ा। तो इंडिया जो है बच्चों, वो इंडिया वर्ड दिया गया है इंडस से, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, सॉरी संस्कृत में हम कहते हैं सिंधु, है ना बच्चा। अब जो ईरानियन और ग्रीक्स थे, है ना, वो लोग इंडस नदी के साथ फेमिलियर थे। वो लोग आए कहाँ से थे, नॉर्थ, वहीं से आए थे, नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र से। तो वो लोग फेमिलियर थे इंडस से। और वो लोग इंडस को क्या कहते थे, वो कहते थे इसे हिंदोज, है ना बेटा। जैसे हमारा जो एक्सेंट नहीं होता, जैसे अंग्रेज लोग कुछ उस एक्सेंट में कुछ हिंदी वाले वर्ड्स को अलग से प्रोनाउंस करते हैं, तो ऐसे ही वो इंडस को क्या कहते हैं, हिंदोज, और द इंडोज, इंडोज कहते थे। और जो उस इंडस नदी के ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, उसको हम कहा करते थे इंडिया। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा इंडिया। आपकी समझ में आया। अभी मैं मैप दिखाता हूँ, पीछे वाला जो एक मैप होगा ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब भारत कैसे पड़ा इसका नाम, तो भारत कैसे पड़ा कि तो ऋग्वेद में एक वो है, ग्रुप ऑफ पीपल है ना, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उसका उसका नाम था भारत। ठीक है, 3500 साल पहले हमारा ऋग्वेद लिखा गया था बच्चों। तो उसमें जिक्र किया गया है, उसमें मेंशन्ड है भारत नाम से। तो उसी के ऊपर हमारा देश का नाम भारत पड़ा है बच्चों। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि इंडिया कैसे पड़ा और भारत कैसे पड़ा। ठीक है। ये देखो बच्चा, अब मैं आपको बता रहा था इंडस नदी, है ना। तो ग्रीक और ईरानियंस क्या कहते थे, ये आ गई आपकी इंडस नदी। ठीक है, ये देखिए, ये इंडस नदी आ रही है, ये आपकी अरेबियन सी में यहाँ पे वो जाके मिल जाती है। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो इंडस नदी है उसके ईस्ट वाला क्षेत्र, तो ईस्ट वाला क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र, तो ये सब कॉन्टिनेंट उन्होंने बोला इंडिया। क्या बोला बच्चों, इंडिया। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शंस और बता देता हूँ, हो सकता है आपको डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन हो। तो हमेशा जो टॉप मोस्ट होगा बेटा, ठीक है, टॉप मोस्ट, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ। क्या बोलेंगे, नॉर्थ। और उसकी जो नीचे होगा बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम, साउथ। ठीक है बच्चों। और ऐसे आप खींचो, तो जो आपके राइट साइड में पड़ेगा, जो आप आंखों से देख रहे हो आपके राइट साइड में, वो होगा हमेशा ईस्ट। और जो ये वाला है ना बच्चों, आपके लेफ्ट वाला, वो होगा आपका वेस्ट। तो कौन सा हो गया, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो है आपका, ठीक है, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला, ये हो गया आपका नॉर्थ। ये आपका जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, श्रीलंका वाला, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया बच्चों साउथ। ठीक है। ये मेघालय मिजोरम वाला जो आपका पूरा का पूरा क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट। ठीक है। और ये जो आपका गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका पड़ गया वेस्ट। ओके बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
अगर फिर भी हो तो आप प्लीज पूछ लेना। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में कैसे जाने, तो हमें पास्ट के बारे में मालूम कैसे पड़ा, हमारे सोर्सेज क्या हुआ करते थे बच्चों। तो हमारे सोर्सेज जो होते थे, मैंने बताया था ना, रिटन और वैसे थे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे। तो आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हमें मिला करती थी वो तो मिला ही करती थी, जैसे बोन्स के अवशेष हो गए, ग्रेन्स हो गए, अनाज हो गए, और चीज़ें हो गई जो टूटे फूटे वो हो गए, क्या नाम है, खंडर, आपके पुराने घर हो गए, ईंटें हो गई, है ना, उन चीज़ों से तो आइडिया लगता ही था। दे आर ऑल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिला करती थी हमें, दे आर रिटन डॉक्यूमेंट्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है बेटा, मैन्यूस्क्रिप्ट का, हमारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड है ये बना है दो उससे, किससे, मैनू हो गया, मैनू प्लस स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैनू मतलब, मैनू एक लैटिन वर्ड है बच्चा, जिसका मतलब होता है हैंड। क्या मतलब होता है, हैंड, मतलब ये सारी की सारी जो किताबें होती थी ये हाथों से लिखी गई थी, है ना, हैंड रिटन थी बच्चा, ये क्या थी, हैंड रिटन, ये लिखा है ना, हैंड रिटन बुक्स। ठीक है, तो अब ये कहाँ लिखा करते थे, स्क्रिप्ट बेटा बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्क्रिप्ट में बता देता हूँ। कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसकी एक स्क्रिप्ट होती है, बिना स्क्रिप्ट के आप लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो, है ना। एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे हमारी देवनागरी है वो स्क्रिप्ट है बेसिकली, उसी से तो हिंदी बनी है, हिंदी लैंग्वेज जो बनी है ना बच्चा। ठीक है, अब ये किस पे लिखा जाता था, उस समय पे पेपर तो हुआ नहीं करता था, पेपर होता तो आप पेपर पे लिखते, पर पेपर की जो खोज हुई है वो तो बहुत बाद में हुई है। तो उस समय ये लिखा करते थे पाम लीफ पर, किस पे लिखा करते थे, पाम लीफ पे। और किस चीज़ पे लिखते थे बेटा ये, और ये लिखते थे, एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होता था, एक तना होता था जिसको स्पेशली प्रिपेयर किया करते थे लोग। किस ट्री का तना होता था, एक बर्च करके ट्री आता है बेटा, बर्च, ये कहाँ मिलता है, ये हिमालय में मिलता है। ठीक है, कौन सा ट्री बच्चा, बर्च, ध्यान रखना है आपको, बर्च करके ट्री है, ये बर्च करके ट्री है हिमालय, उसका तना छीला जाता था, फिर उसको स्पेशली प्रिपेयर्ड में क्या करते थे बच्चों, उसको कंप्रेस किया करते थे, दबाते थे, ताकि वो लिखने योग्य बन जाए, है ना, फिर उस पर वो लिखा करते थे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बेटा एक मैन्युस्क्रिप्ट की वो है, क्या है, ये मैन्युस्क्रिप्ट का एक फोटो है, इमेज है। ठीक है, ये आज की नहीं है, ये पाम लीफ पे लिखी हुई है और लगभग 1000 साल पुरानी है ये, है। अब 1000 साल पुरानी मतलब चीज़ें कैसे सर्वाइव होंगी, मैन्युस्क्रिप्ट सर्वाइव होती हैं, इतनी आसानी से तो नहीं होंगी बच्चों। तो क्या होता था कि जो बहुत सारे साल हो गए तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनने भाई वो रखी नहीं कहीं ना कहीं पे, तो कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ने उनको खा लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और कुछ ने सर्वाइव कर लिया, मतलब पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हुई, कुछ बच भी गई। तो जो बच गई उनको हमने क्या किया, उनको हमने प्रिजर्व कर दिया, हमने प्रिजर्व कर दिया टेम्पल और मोनेस्ट्रीज में। प्रिजर्व माने बेटा संभाल के रखना, संरक्षण करना, वो प्रिजर्वेशन होता है ना। टेम्पल मंदिर हो गए, और मोनेस्ट्री बेटा मठ, मठ होते हैं ना जहाँ पे संत वगैरह रहते हैं, ये जो अपने बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते हैं, इसको कहते हैं मोनेस्ट्रीज। ठीक है बेटा, अब ये जो किताबें थी, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो हमें जो ये मिला, ये जो रिटन लिटरेचर था हमारा, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें सब चीज़ों के बताता है कि उनकी जो धार्मिक आस्था थी, रिलीजियस बिलीव्स थे, और उनके जो रिचुअल्स थे, उनकी प्रैक्टिसेस जो करते थे वो धार्मिक चीज़ों की, वो किस तरह से करते थे। जो राजा होता था उसका जीवन कैसा होता था, लाइफ ऑफ द किंग बेटा। जो उनके मेडिसिन और साइंस के लेके सोच थी, मतलब उनका आयुर्वेद कैसा था, उनका विज्ञान कैसा था, उसके बारे में बताता है। इसके अलावा हमें क्या बताता है बच्चों ये, उसके बाद हमें बताता है कि उनके एपिक्स क्या होते थे। एपिक्स क्या होते हैं बेटा, महाकाव्य ग्रंथ, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये होते हैं एपिक्स, है ना। और साथ में उनकी पोएम्स के बारे में बताता है, उनके प्लेस के बारे में बताता है कि यहाँ कौन कौन से प्लेस हुआ करते थे, जैसे कालिदास जी थे, उन्होंने बहुत सारे प्लेस देखे हैं, शकुंतला और पता नहीं क्या क्या, है ना, आगे चल के बताएंगे। अब ये किस में लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी बच्चों संस्कृत में, प्राकृत में, और तमिल में। संस्कृत उस समय पे मानी जाती थी, जो पढ़े लिखे लोग होते थे ना उनकी भाषा, जो लर्नड मैन थे उनकी भाषा होती थी संस्कृत, ये लोग एलीट लोग हुआ करते थे। प्राकृत होती थी बच्चों कॉमन मैन लैंग्वेज, जैसे आम आदमी की भाषा होती है ना, वो होती थी प्राकृत। और तमिल हमारे साउथ में चलती है, तमिल भी बहुत पुरानी, मतलब संस्कृत के कंपेरेबल में ही वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है तमिल भी। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो एक तो मिला मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरे होते थे बच्चा इंस्क्रिप्शंस। क्या होते थे बेटा, इंस्क्रिप्शंस। तो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस में क्या अंतर होता था, मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखे जाते थे, किस पर, पाम लीफ पर, या फिर जो स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क था बर्च ट्री का, उस पर लिखे जाते थे। लेकिन इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे, इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे बेटा हार्ड सर्फेसेस पे। हार्ड सर्फेसेस मतलब जैसे स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, मेटल हो गया। तो कैसे लिखे जाते थे ये, इनको मतलब जैसे जो जैसे नक्काशी वाले नहीं करते हैं वो छैनी हथौड़े से लिख के, तो इनको एंग्रेव किया जाता था, इनको खुदाई कर करके वो निशान अंदर उसमें बनाए जाते थे, है ना। तब जाके इंस्क्रिप्शंस बनती थी, उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते थे। अब जनरली इंस्क्रिप्शंस
की ज़रूरत क्या पड़ी भाई, जब हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स थी हम उस पर लिख सकते थे तो इंस्क्रिप्शंस की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे उनको लगता था कि मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है कहीं खो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो उनके आदेश हैं उनको आम जनता पढ़े और याद रखे। तो अपने ऑर्डर्स को वो इंस्क्राइब किया करते थे। क्या क्या करते थे बच्चा? किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। लोग उन्हें देखें, पढ़ें और उनका पालन करें, इसलिए ज़रूरी होते थे। इसके अलावा दे आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। अब ये तो हो गए किंग के राजा के आदेश। इसके अलावा भी हुआ करते थे, जैसे बहुत सारे मैन और वुमेन होते थे, किंग और क्वीन भी हुआ करते थे, वो ये लिखा करते थे, ये इंस्क्राइब किया करते थे कि उन्होंने क्या किया, है ना बच्चा, क्या किया। जैसे कि राजा जो हुआ करते थे वो अपनी विक्ट्रीज, जो अपने जो उन्होंने जंगें जीती हैं उनका एक हिसाब किताब लिखा करते थे कि हाँ मैंने फलानी जंग जीती, मैंने उसमें इतने सिपाहियों को मारा, और मैंने इतने सिपाही, मेरे इतने सिपाही थे, मेरे इतने हाथी थे, और मैंने इतनी इतनी जंगों में विजयी रहा हूँ। तो इस तरह के इंस्क्रिप्शंस भी होते थे। ठीक है, तो बच्चा एक तो हो गए मैन्युस्क्रिप्ट्स, एक हो गए इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हैंड रिटन बुक्स हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिनको लोगों ने बनाया था पहले ज़माने में, मतलब जो पूर्व हमारे लोग थे, और उनका इस्तेमाल किया गया था। तो अब इन चीज़ों की स्टडी की जा रही है। स्टडी कौन करता है इन चीज़ों की? इन चीज़ों की स्टडी करते हैं बेटा आर्कियोलॉजिस्ट। कौन करते हैं बच्चा? आर्कियोलॉजिस्ट। ये लोग करते हैं इन चीज़ों की स्टडी, जो भी अवशेष मिलते हैं खुदाई में, या जो भी चीज़ें मिलती हैं, रिमेन्स वगैरह मिलते हैं, इनकी ये स्टडी करते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता था? ये स्टडी करते थे। जैसे बिल्डिंग्स हो गई, तो बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिलते थे, तो उसमें किस चीज़ की बिल्डिंग बनती थी, स्टोन्स की बिल्डिंग थी, ब्रिक्स की थी, उनकी स्टडी करते थे। पेंटिंग्स मिला करती थी, उनकी स्टडी किया करते थे। स्कल्पचर्स मिलते थे, स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ मिलती थी, तो उनकी ये स्टडी किया करते थे। तो स्टडी कैसे करते थे? अब ऐसा तो होता नहीं था कि रोड पे जाके इनको चल रहे हैं तो रोड पे मिल गया। इसके लिए क्या किया करते थे बच्चों, कि अगर यहाँ पे कहीं पर भी खुदाई के दौरान या किसी और एक्सीडेंटली अगर कोई छोटी मोटी एविडेंसेस या कोई चीज़ हमें मिली है, तो वहाँ पर ये एक्सप्लोर किया करते, तो खुदाई किया करते थे और चीज़ें, ताकि इनको और वहाँ पे सामग्री मिल सके, क्योंकि इनका मानना था कि अगर कोई चीज़ वहाँ मिली है तो वहाँ पर और भी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये खुदाई किया करते थे। खुदाई क्यों करते थे? ताकि इनको टूल्स मिल सकें, औजार मिल सकें, वेपन मिल सकें, कि कौन कौन से हथियार यूज़ किया करते थे, पॉट्स मिल सकें, पेन्स मिल सकें, ऑर्नामेंट्स मिल सकें, और कॉइन्स मिल सकें। ठीक है बच्चा, तो ये लोग किया करते थे। अब क्या होता था कि कुछ चीज़ें जो ये इन लोगों को मिली हैं, कुछ उनमें से क्या होता था, कुछ स्टोन की बनी हुई थी, लेकिन कुछ बोन्स की बनी हुई थी, मतलब हड्डियों की बनी हुई थी, कुछ तो पत्थरों की बनी हुई थी, कुछ बोन्स की बनी हुई थी, कुछ बेक्ड क्ले की थी, बेक्ड क्ले और मेटल की, धातु की भी थी। तो स्टोन्स की कैसे होती थी कि तो स्टोन को भी ये औजार के तौर पे भी इस्तेमाल किया करते थे। स्टोन को, जो बड़ा पत्थर होता था, उसको हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल किया करते थे। कुछ नुकीले पत्थर होंगे तो उनको हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। जो हड्डियाँ होती थी, हड्डियों पे इनने पत्थर बांधा और उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। तो इसी तरह से ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। अब क्या होता था बच्चा, कि जो हार्ड चीज़ें हैं, जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया, तो ये और जो बाकी इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज हैं, इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज का मतलब बच्चा ये है ना इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल का क्या मतलब होता है? ये पेरिशेबल का उल्टा है। तो पेरिशेबल मतलब जो नष्ट होने योग्य होता है, जो चीज़ नष्ट हो सकती है, जो चीज़ खत्म हो सकती है। इम्पेरिशेबल मतलब जो चीज़ नष्ट नहीं हो सकती है। जो चीज़ नष्ट नहीं हो सकती वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर लेती है बच्चों, है ना। तो क्या होता था, इन लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कहते हैं जानवरों की, पक्षियों की, और कहते हैं मछलियों की, इनकी जो हड्डियां थी, इनका भी देखा करते थे, इनको भी स्टडी किया करते थे। क्यों किया करते थे? ये देखना चाहते थे कि भाई मतलब जो लोग थे, शुरुआती लोग, उनका खान पीन कैसा था। ऐसा तो नहीं वो जानवरों को खाया करते थे, मछलियों को खाया करते थे, पक्षियों को खाया करते थे, तो उनका खाना पीना कैसा होता था। उन चीज़ों के लिए ये उनकी हड्डियों को भी स्टडी किया करते थे। उसके बाद जो प्लांट के रिमेन्स होते थे, प्लांट के जो अवशेष होते थे, उनका बचना थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि प्लांट के अवशेष तो भाई वो पेरिशेबल चीज़ है, नष्ट होने योग्य है। लेकिन जो सीड्स रहते थे, सीड्स ऑफ ग्रेन रहते थे, अनाज के जो दाने रहा करते थे, है ना, अनाज के जो दो दाने रहा करते थे, या फिर पीसीज ऑफ वुड रहते थे, जो भी लकड़ी के जो भी पीसीज रहते थे, जो आधे अधूरे बर्नड हुए हैं, तो वो रहते थे, वो सर्वाइव कर दिए। वो किस फॉर्म में सर्वाइव करते थे बच्चा? चार्ड फॉर्म में सर्वाइव करते थे। चार्ड फॉर्म मतलब, अब चार्ड फॉर्म कौन सी होती है बच्चा? चार्ड फॉर्म होती है जिसमें कोई भी चीज़ आधी अधूरी जल जाती है, तो काली पड़ जाती है जल के, तो वो चार्ड फॉर्म होती है। वो पूरी तरह से नहीं जलती, मतलब वो राख नहीं बनेगी, वो आधी अधूरी जल के वो काली पड़ जाती है, तो उसको कहते हैं चार्ड फॉर्म। तो हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि उनका हिस्ट्री का सोर्स क्या है।
ठीक है। तो अब सोर्स हमने कौन कौन से पढ़ लिए बच्चों? एक तो हमने पढ़ लिया सोर्स मैन्युस्क्रिप्ट, कि आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन बुक्स, कहाँ पर? पाम लीफ पर। और बार्क, स्पेशली प्रिपेयर्ड जो बार्क होता है ट्री का, ट्री कौन सा? बर्च, जो हिमालय में पाया जाता है। दूसरे हो गए बच्चा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ है? इंस्क्रिप्शन है बेटा राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसिस। हार्ड सर्फेसिस कैसी? जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गए। और तीसरा हो गया बेटा आर्कियोलॉजिकल, जो एविडेंसेस मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजी हमें एविडेंसेस मिलती है उनकी स्टडी जो है। तो ये 3 तरह के सोर्सेज हो गए। अब आप ये मान के चलिए कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये लोग डिटेक्टिव हैं, डिटेक्टिव से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको हर चीज़ की तफ्तीश करनी है, हर चीज़ की जांच करनी है, हर चीज़ को स्टडी करना है। और उसके बाद उन चीज़ों से जो डिटेल मिलती है, जो भी इन लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इनको हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है। भाई हिस्ट्री आज के समय में तो हमारे बुक्स में है, एनसीईआरटी में है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उस समय पे तो नहीं थी। एनसीईआरटी बुक्स में आज से हैं, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, लेकिन जो 5000 साल पहले का इतिहास है वो तो नहीं पता। वो तो इन्हीं लोगों ने बनाया है, इन्हीं लोगों ने पढ़ा है, इन्हीं लोगों ने समझा है और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो इसलिए ये लोग बहुत मेहनत करते थे और ये पूरा डिटेक्टिव की तरह काम किया करते थे बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये कुछ इमेजेस हैं आपके लोगों के लिए। ये जो पहली इमेज है बच्चा, ये है इंस्क्रिप्शंस की, है ना। तो इंस्क्रिप्शंस में आप देखेंगे ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है? ये अशोका जो रूलर थे, आपने नाम सुना होगा, अशोका द ग्रेट, एक सीरियल भी आया करता था। तो ये उनका ऑर्डर पे एक्सेप्शन कराया गया था। ये कहाँ मिला है बच्चा? ये मिला है खानदार। खानदार एक जगह है अब जो आज के टाइम में अफगानिस्तान में। और ये कितनी पुरानी है? ये है लगभग 2250 साल पुरानी, मतलब 2250 ईयर्स पुरानी है। इसकी एक विशेषता है बेटा, इसमें क्या खासियत है कि अगर आप ये देखेंगे ना, तो ये जो लाइन है जो मैं खींच रहा हूँ ना बच्चा, तो इसके ऊपर अलग स्क्रिप्ट है, उसके नीचे 2 अलग स्क्रिप्ट है। मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2 अलग अलग स्क्रिप्ट पे है। ऊपर वाली जो स्क्रिप्ट है बेटा, ये है ग्रीक। कौन सी है? ग्रीक, ग्रीक भाषा में इंस्क्रिप्शन है। और जो नीचे वाली है बेटा, वो है अरेमिक, है ना। कौन सी है? अरेमिक। तो नीचे वाली अरेमिक हो गई। इसी तरह से बच्चा ये हो गया घड़ा है, ये आप इस पे घड़े पे ये देखिए, आप ये कारीगरी देख सकते हैं आप, है ना। ये कुछ इस पे पेंटिंग सी बनाई हुई है। अब ये कितना पुराना है? ये 4700 साल पुराना है। मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का घड़ा है। इसी तरह से कॉइन्स हैं बच्चा, ये सिल्वर कॉइन्स हैं। देखिए उस समय चांदी के सिक्के चला करते थे। ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इस पे भी आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ वो इंस्क्राइब किया हुआ है, एंग्रेव किया हुआ है ना बच्चा। तो इस तरह से हमें चीज़ें, एविडेंसेस हमें मिले हैं आर्कियोलॉजी से, जिन्होंने स्टडी की गई है। अगला टॉपिक है बच्चा वन पास्ट और मैनी। हमारा एक अतीत है या बहुत सारे अतीत हैं? तो जैसे अगर आप किताब के अपने टाइटल बुक पे, जो टाइटल है बुक का आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का, उसका नाम है आवर पास्ट। मतलब ये जो है ना, ये एस मतलब प्लूरल फॉर्म में है। इसका मतलब कि एक अतीत नहीं था बच्चा, एक इतिहास नहीं था, इतिहास हमारे अलग अलग थे। अब क्यों थे? अब इतिहास अलग अलग इसलिए थे बच्चा कि जो हर्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, इनकी लाइफ और जो किंग्स और क्वींस हैं इनकी लाइफ बिल्कुल अलग अलग थी। इनकी लाइफ एक जैसी थोड़ी होगी। भाई किंग्स और क्वींस पैलेसेस में रहा करते थे, शाही जिंदगी जिया करते थे। हर्डर फार्मर जो होते थे वो खेती बाड़ी किया करते थे, मवेशियों को चराया करते थे। तो उनकी और इनकी लाइफ में कोई समानता नहीं है, तो उनका इतिहास अलग होगा, किंग्स और क्वीन का इतिहास अलग होगा। इसी तरह से जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती थी क्राफ्ट पर्सन से। इसी तरह से और अलग अलग भिन्नताएं थी। तो इतिहास सबका एक जैसा नहीं था, सबके इतिहास अलग अलग हुआ था। जैसे आप आज के टाइम में भी अगर इस चीज़ को स्टडी करेंगे, तो सभी लोग एक ही तरह की जॉब नहीं करते, सभी लोग एक ही तरह का बिजनेस नहीं करते, सभी लोग एक तरह की दुकान नहीं चला रहे हैं, है ना। सबके अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट है, अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं। तो सब डिफरेंट बहुत आपको चीज़ें मिलेंगी। सब किसी को मान लीजिए कहते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट है, कोई किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जॉब करता है, कोई मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, कोई कहीं कुछ है। तो क्या होता है कि सबकी लाइफ अलग अलग है। इसी तरह से पहले भी हुआ करता था। अब जैसे आज आप कंपेयर कीजिए कि जो अंडमान एंड निकोबार में अगर मान लीजिए आइलैंड पे कोई रहता है, हमारे जो लोग बाग रहते हैं, तो वो क्या करते होंगे? भाई वहाँ पर फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर पानी है, तो वो क्या करते होंगे? वो अंडमान वाले लोग, वो बेसिकली फिशिंग करते होंगे, हंटिंग करते होंगे, और वो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को कलेक्ट करते होंगे, जो भी उन्हें फॉरेस्ट से सामग्री मिलती है। और ना अदर हैंड अगर आप देखेंगे, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनकी दिनचर्या बिल्कुल अलग है। उनका दिनचर्या में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको जाके मछली पकड़नी है ना। तो इसी तरह से हमारे बहुत अलग अलग तरह के वो हुआ करते थे। दूसरा क्या होता था बच्चा, एक और चीज़, एक और डिफरेंसेस है क्या, कि जो किंग और क्वीन होते थे, उनके इंस्क्रिप्शंस तो आपको मिले हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर्स तो इंस्क्राइब कराए, साथ में उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या अचीवमेंट्स थे वो भी इंस्क्राइब किया। उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स रखे, उन्होंने अपनी जीते जो उनकी बैटल्स थी जो उन्होंने जीती हैं, उनको इंस्क्रिप्शन कराया, तो हमें मालूम पड़ा।
हमारे पास कोई डेटा था जिससे हमने स्टडी करके मालूम किया कि यहाँ फलाने राजा ने इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी जीती उन्होंने। लेकिन जो आम आदमी था उनका कोई स्क्रिप्शन नहीं है। आम आदमी जैसे हंटर्स हो गए, है ना, फिशिंग फॉक हो गए, गैदरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए और हर्डर्स हो गए, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कोशिश करी है कि इनकी भी बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके वो करें, लेकिन इनके बारे में उतना डिटेल चीज़ें नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे है ना, देखो आप बुक में लिखा भी हुआ है, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी अननोन है, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है बच्चों। बट डू डेट्स मीन, तिथियों से, तारीखों से क्या मतलब है? अब बच्चा जैसे आप मान लो आज आप बोलते थे कि हाँ भाई 1 जनवरी 2021 है ना, तो इस 1 जनवरी 2021 का मतलब क्या है? ये 2021 है क्या? ये कौन सा सन है 2021? इस 2021 का मतलब है ईसा मसीह के जन्म होने के 2021 साल बाद। आप समझ रहे हैं? मतलब ईसा मसीह को जो हमने, जो उनका जन्म वाला साल है, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, उसको हमने शून्य माना है। ठीक है बच्चा, क्या लिखा हुआ है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर डेट्स। यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट का जो काम करेगा, जो हमारा शून्य है। हमने क्या कहा? देखो इतिहास अनंत है, ठीक है, हाँ, इतिहास तो उतना है जितना हमें पता भी नहीं है, क्योंकि दुनिया तो थी उस समय से। लेकिन अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमने माना कि जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, उसके बाद वाली घटनाओं को हम एक उससे डेट से ले लेंगे जो हमारी आज की डेट में चल रही हैं, और जो उससे पहले की घटनाएं घटी हैं हम उनको उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, काउंटेड बैकवर्ड, हम बैकवर्ड उनको काउंट करना चालू कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हाँ, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 500 साल पहले, तो वो उस तरह से काउंट होती हैं। तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं? जिन डेट्स के आगे बीसी लगेगा, बीसी, बीसी का क्या मतलब होता है बच्चों? बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट से पहले, उनको हमेशा काउंटेड बैकवर्ड्स, उल्टा ही काउंट किया जाता है। दूसरी कौन सी होती है बेटा? दूसरी होते हैं एडी, जो हमारे आज के टाइम में, हम एडी जनरली यूज़ नहीं करते, हम 2021 एडी नहीं लिखते हैं। आप लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 2021 एडी, बट ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आप 2021 बोल रहे हो तो आप एडी की ही बात कर रहे हो। एडी का क्या मतलब होता है बच्चा? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है ना, लैटिन ग्रीक वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड कौन? ऑब्वियसली जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो ये एडी वहां से आया। कुछ किताबों में अगर आपने देखा होगा तो कुछ किताबों में एडी की जगह सी भी यूज करते हैं। सी का मतलब हो गया कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब जो भी चल रहा है, कॉमन एरा। और बीसी की जगह क्या यूज करते हैं बच्चा? बीसी की जगह यूज करते हैं बीसीई, मतलब बिफोर कॉमन एरा। जो कॉमन एरा अभी का हो गया, और जीसस क्राइस्ट से पहले वाला बिफोर कॉमन एरा। सिंपल, समझ में आया? ओके। ये लास्ट सेक्शन है बच्चों किताब का, इसका नाम है एल्सवेयर। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे जो आपकी अभी तक हमने जो पढ़ा, वो हमने पढ़ा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें घटी हैं। ठीक है, हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। लेकिन उसी समय के अंतराल पे लगभग लगभग देश दुनिया में क्या चल रहा था, देश का तो हमने पढ़ लिया, दुनिया में क्या चल रहा था उसकी भी छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं एल्सवेयर में। तो अब जैसे एल्सवेयर में इन्होंने क्या दिया है कि जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, जैसे इंस्क्रिप्शंस क्या थे बच्चा, आप याद करो, एक क्विक रिकैप तुरंत। इंस्क्रिप्शन क्या होते थे? राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस। क्या होते थे बेटा? राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस। जैसे स्टोन्स पे या मेटल्स पे जो लिखावट हुआ करती थी, जिनको एनग्रेव करके लिखा करते थे, उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते थे। तो जब लिखावट है, कहीं लिखा है कुछ, तो उसमें क्या होगा बच्चा? उसमें स्क्रिप्ट भी होगी, है ना, स्क्रिप्ट होगी और एक लैंग्वेज होगी। अब आप समझिए, जब सभ्यताएं बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज जो हैं वो भी बदली हैं। मतलब इसमें क्या लिखा है? हैव चेंज ओवर टाइम। ये स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस बदली हैं समय समय पर। ठीक है, अब स्कॉलर्स इस चीज़ को कैसे पढ़ें? भाई वो जो पुरानी है उसको कैसे पढ़ा जाए? तो स्कॉलर्स क्या करते थे? स्कॉलर यूज डेसिफरमेंट प्रोसेस। अब ये क्या नई बला आ गई? बोले नई नई चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? तो डेसिफरमेंट क्या होता है बच्चा? डेसिफरमेंट वो चीज़ होती है, इट्स ए प्रोसेस टू डिकोड द इंस्क्रिप्शंस। जो आपके पास इंस्क्रिप्शंस हैं उनको डिकोड करने का जो तरीका है, उसी को हम कहते हैं डेसिफरमेंट। ठीक है बेटा? तो अब इन्होंने एक स्टोरी भी अच्छी सी शेयर करी है हमारे साथ डेसिफरमेंट की। तो उन्होंने क्या कहा कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट में एक कंट्री है इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका में। तो उसमें क्या हुआ, आज से 5000 साल पहले एक किंग और क्वीन रहा करते थे। कितना साल पहले बच्चा? 5000 साल पहले रहा करते थे। तो वहां पर क्या था? वहां पर एक रोसेटा करके एक टाउन था। ये नाम बेचा थोड़ा सा अजीब सही है,
बट है तो है, क्या कर सकते हैं। तो रोसेटा करके एक टाउन था, कहाँ पे था बेटा, ये नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट पे था। कहाँ पे था, उत्तरी तट पे था इजिप्ट के, ठीक है। तो वहाँ पर इनको एक इंस्क्रिप्शन मिली है, एक स्टोन पे इंस्क्रिप्शन मिली है, जिसमें 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट में मतलब चीज़ें स्क्राइब की हुई हैं। आप समझिए, एक में नहीं है बच्चा, 3 में है, 3 डिफरेंट डिफरेंट। किस किस में, एक ग्रीक है और 2 फॉर्म है इजिप्शियंस की, ठीक है। एक किसकी है, एक ग्रीक स्क्रिप्ट है और 2 फॉर्म है इजिप्शियन स्क्रिप्ट की। तो स्कॉलर्स ने क्या किया, स्कॉलर्स ने जो भी वहाँ पे किंग और क्वीन ने जो भी अपना चीज़ें इंक्लोज कर इंस्क्राइब कराई हुई थी, उनको एक फ्रेम में वो कर लिया, इंक्लोज कर लिया। उसको क्या कहा, उसको कहा कार्टाउचे। क्या कहा बेटा, कार्टाउचे, ठीक है। तो उसमें एंक्रिप्ट करा लिया। अब उन्होंने क्या किया, उन दोनों फ्रेम्स को साइड बाय साइड रखा, और साइड बाय साइड रखने के बाद उन दोनों के जो फ्रेम्स से जो भी लेटर्स पे जो भी उसमें सिंबल्स थे, इमेजेस थी, उनको पढ़ने की कोशिश करी। अब देखो ये बेटा, ये है जैसे उन्होंने फ्रेम में रखा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको पी दे दिया, उन्होंने इस वाले सिंबल को टी का दे दिया, इस वाले को ओ दे दिया। अब ये लॉइन जैसा दिख रहा है तो उसको एल दे दिया, इसको एम दे दिया, इसको आई दे दिया, ठीक है, इसको ए दे दिया। तो अब आप समझ रहे हैं, उन्होंने इन चीज़ों को, इनकी वो चालू करी, इनका ये ही डेसिफरमेंट है। उन्होंने इसकी कुछ साइड बाय साइड रख के इनको कुछ दिया, इससे कोई प्रॉपर एक वो निकल के आया, आउटपुट निकल के आया। तो उसी तरह से उन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ को डिकोड किया है बच्चों, ठीक है ना। इसे ये तरीका होता था डिकोड करने का। चलो बच्चों, इसी के साथ एल्सफेयर के साथ आपका लगभग चैप्टर तो खत्म हो गया है। अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो हम आपको उससे रिकॉल कराते हैं कि ये क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे यूज़ करे गए हैं। तो पहला बेटा कीवर्ड हमारा क्या है, पहला कीवर्ड है हमारा ट्रैवलिंग। तो हमने ट्रैवलिंग कहाँ इस्तेमाल किया था, ट्रैवलिंग हमारा याद कीजिए कि जो शुरुआती लोग थे वो हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, है ना। वो एक जगह नहीं रुका करते थे। क्यों नहीं रुका करते थे बच्चों, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, क्यों नहीं रुका करते थे। देखो पहली चीज़ क्या होती थी बच्चा, कि उन्हें अपनी आजीविका चलानी थी, तो आजीविका की खोज में कई बार वो उन चीज़ों को ट्रैवल करना पड़ता था। दूसरा क्या होता था, नेचुरल डिजास्टर, जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे फ्लड हो गया, बाढ़ हो गई, ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, इनसे बचने के लिए वो ट्रैवल किया करते थे। एक और कहानी क्या हो सकती है, कि जैसे सपोज कीजिए वो हंटर्स हुआ करते थे, है ना, हंटर्स शिकार किया करते थे। तो क्या होता था, कई बार की जो उनका शिकार है वो ही दौड़ता 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 बहुत दूर चला गया, और उसी के पीछे पीछे जो हंटर है उसको चेस करता 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 वो पीछे चला गया। तो उस वक्त क्या होता था कि वो लोग काफ़ी आगे निकल जाया करते थे, तो वो लोग ट्रैवल किया करते थे। कुछ रिलीजियस टीचर थे हमारे बच्चों, जो रिलीजियस टीचर जो एडवाइसेस दिया करते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, वो ट्रैवल किया करते थे। कुछ लोग क्या होते थे बच्चा, कुछ लोग मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स व्यापार के सिलसिले में ट्रैवल किया करते थे इधर से उधर, ठीक है बच्चा। और कौन लोग थे ट्रैवल करते थे, कुछ लोग एडवेंचर के तौर पे ट्रैवल किया करते थे, उनको नई नई जगह खोजने में बड़ा मज़ा आता था। नई नई जगह खोजने में, नए नए लैंड हो गए, सी हो गई, इन चीज़ों को खोजने में, देखने में, नई जगहों की पड़ताल करने में, इन चीज़ों में बड़ा वो आता था, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड कीवर्ड से हो गया। अगला कीवर्ड है बच्चा मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या चीज़ है, जल्दी बताओ। हैंड रिटन, ये मेरा थोड़ा चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या चीज़ है बच्चों, हैंड रिटन बुक्स। कहाँ पे लिखते थे, पेपर पे, ऑफ कोर्स नॉट, पेपर तो था नहीं। तो किस पे लिखते थे बेटा, पाम लीफ पर, ठीक है। और साथ में किस पे लिखते थे, स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री। कौन सा ट्री, बार्च, याद रखना, बर्च ट्री। बर्च ट्री कहाँ पाया जाता है बेटा, पाया जाता है हिमालय में, ध्यान रखिएगा। तीसरी हमारा कीवर्ड दिया हुआ है इन्होंने, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस। कहाँ पर बच्चों, हार्ड सर्फेसेस पे जो राइटिंग होती है, हार्ड सर्फेस जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया। इंस्क्रिप्शंस कौन कराता था, इंस्क्रिप्शंस कराते थे राजा। क्यों कराते थे, वो अपना ऑर्डर इंस्क्राइब कराते थे ताकि अधिकतर लोग उसको पढ़ सकें। मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखा देंगे तो वो अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर रहेगा। सॉरी। लेकिन अगर उन्होंने इंस्क्राइब करा दिया और किसी बड़े से पत्थर पे अपना ऑर्डर लिखवा दिया, अपना आदेश लिखवा दिया, तो सभी लोग पढ़ेंगे उसको, पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे, सिंपल। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या होता है बेटा, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व। इसका क्या मतलब होता था, ये लोग कौन क्या करते थे, ये लोग पुराने जितने भी अवशेष हुआ करते थे उनकी स्टडी किया करते थे। ये जहाँ पर भी आपको अवशेष मिलने की संभावना होती थी, उस जगह को एक्सप्लोर करते थे, खोदते थे, एक्सकवेट करते थे, ताकि ये चीज़ों को किनको ढूंढ सकें, ये ढूंढते थे टूल्स, वेपन्स, स्पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, ये सब चीज़ें इन सबको मिल सकें। तो ये उन सब चीज़ों की स्टडी किया करते थे, ये लोग बहुत मेहनत करते थे
तो अगला है हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन से होते हैं? जो अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं इन चीज़ों की पढ़ते थे, पढ़ने के बाद अब ऐसा तो होता नहीं था कि जैसे मैन्युस्क्रिप्ट अगर आपको मिल गई तो मैन्युस्क्रिप्ट आपकी एक बिल्कुल सीरीज में मिल गई है किताब की तरह, तो आप उसे बिल्कुल पढ़ के, जैसे एनसीईआरटी की बुक है कि हमने क्लास 6 चैप्टर 1 से स्टार्ट किया, लास्ट चैप्टर तक पहुंचे, खत्म, हम सब सीख गए। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती थी? वो टुकड़ों में मिला करती थी। तो अब हिस्टोरियंस का काम यही तो था कि उन सबको पढ़ के उनको रिकंस्ट्रक्ट करें। तो आर्कियोलॉजी और हिस्टोरियंस इन्होंने ही हमारे इतिहास को पढ़ के, मेहनत करके, रिकंस्ट्रक्ट करके हमें बताया है कि इतिहास कैसा था। सोर्स बेटा, सोर्स कौन कौन से हो गए? सोर्स ये तीनों ही हैं। कौन कौन से? मैन्युस्क्रिप्ट हो गया बेटा, इंस्क्रिप्शन हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, ये हमारे सोर्स थे। तो ये हमारे कीवर्ड थे जो हमने खत्म कर लिए। बेटा एक क्विक रिकैप फटाफट डेट्स का और देख लेते हैं। डेट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और डेट्स हमें याद भी नहीं रहती, ठीक है। तो हमारी एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई थी? 8000 साल पहले। कब हुई थी बच्चों? 8000 साल पहले। कहाँ पर हुई थी? याद कीजिए, नॉर्थ वेस्ट, सुलेमान और किरथार हिल्स। कहाँ पर हुई थी बच्चों? सुलेमान और किरथार हिल्स। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट सिटी है, कौन सी फर्स्ट सिटी है बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये कितने साल पहले थी? ये थी 4700 साल पहले, 4700 साल पहले। कहाँ पर थी बेटा? इंडस नदी के किनारे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया सिटीज़ इन द गंगा वैली, जो गंगा के किनारे पे जो सिटीज़ डेवलप हुई हैं, जिसमें एक बड़ी किंगडम थी मगध। याद आया? बिहार वाला जो क्षेत्र था, है ना, वो मगध थी। ये कितने साल पहले डेवलप हुई बच्चा? ये हुई 2500 साल पहले। तो याद रखिएगा, ये आपकी डेट्स हैं। इसी तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश किया करूँगा। ये चैप्टर आपका लगभग खत्म हो चुका है बच्चों, लगभग क्या, सॉरी, खत्म ही हो गया, ठीक है। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे, अगले चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कोशिश करी है बहुत धीरे चलने की, मैंने कोशिश करी है आपको चीज़ें सारी समझाने की। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों, तो आप बिल्कुल मत हिचकना नहीं है आप लोगों को। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हर चीज़ को, हर डाउट को एड्रेस करूँगा, ठीक है बच्चों। और अगर आपको लगा है कि हाँ वीडियो थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक बन गई है और एप्रिसिएशन करना चाहिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है बच्चों। और अगर कोई फीडबैक भी है कि हाँ सर आप ये कर दीजिए या वो कर दीजिए या फिर इस तरह से पढ़ा लीजिए, तो वो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। देन ऑल द बेस्ट, जय हिंद एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड डे बेटा।